नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एमपीटीएट की एग्जाम 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आज है आपकी 18 नवंबर, है ना। तो 10 से 17 नवंबर तक हम जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर जो 17 तारीख को जो प्रश्न छूट गए थे उनके बारे में, और 18 तारीख की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। 10 से 17 तक अभी हम यहाँ पर 58 प्रश्न आपको दे चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा, काफी प्रश्न उसमें रिपीटेड हो रहे हैं, काफी प्रश्न जो हमने बताया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन 58 प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर 59 प्रश्न से हम शुरू करेंगे। जो बच्चों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न बताए गए हैं उनको यहाँ पर बताया जाएगा। किस प्रकार से प्रश्न रखेंगे कि प्रश्न जो बताया गया है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस सभी के सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये आप वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये आपका 17 नवंबर को पूछा गया प्रश्न था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। अब जितने भी खेल से संबंधित जो इंपोर्टेंट खेल हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं कि भाई किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों ही खेल में कितने होते हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। बास्केटबॉल की हम बात करें तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की बात करें तो 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 15 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात करें तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात करें तो 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो 4 होते हैं और वाटर पोलो दोनों अलग अलग है ना। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। साथ में जिम्नास्टिक जो है इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं और शतरंज में 1 होते हैं। दोनों पक्षों में कितने होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं। तो जो इंपोर्टेंट खेल थे उनके बारे में आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करें तो आपसे खेल से संबंधित काफी पूछे जा रहे प्रश्न। टेबल टेनिस के बारे में पूछा गया था कि टेबल टेनिस को जीतने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न मैंने आपको बताया था। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमने पर्यावरण के टॉपिक वाइज बनाए हैं वीडियो, वो आप देख लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न उसमें दिया था, 11 अंक हमने बताए थे। यदि नहीं भरोसा देख लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न हमने करवाया था। तो टॉपिक वाइज जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं पर्यावरण अध्ययन के, एक लिस्ट बना के रखी है, उनको देख लीजिएगा। काफी आपको फायदा मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो टेबल टेनिस के बारे में पूछा गया था, इसमें खिलाड़ी को जीतने के लिए कितने अंक होने चाहिए, 11। लेकिन यदि दोनों के 10-10 अंक है, यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें कि यदि जो जीतने वाला खिलाड़ी उसको 2 अंक से जीतना जरूरी है, यानी कि 11 अंक है तो जो हारने वाला खिलाड़ी उसको पास कितने अंक होने चाहिए, 9 से कम होना चाहिए, तब जाके वो 11 अंक यदि उसको है तो वो जीतेगा। ऐसा नहीं है, दोनों के 10-10 अंक हैं तो विजेता को 2 अंकों से जीतना होगा, यानी कि खेल आगे बढ़ सकता है। यदि 12-10 पॉइंट है तो जीतेगा, 15-13 है तो जीतेगा। यहाँ तक कि 23-21 तक भी है, आपका जो अंक है वो निकल जाते हैं। यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने अंक का होना चाहिए, 2 अंक का होना चाहिए, तब जाके वो खिलाड़ी जीतेगा। लेकिन नॉर्मली जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई कितने अंक होने चाहिए जो जीतने वाला खिलाड़ी। तो 11 अंक का आपने 11 पर टिक किया था, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस खेल की उत्पत्ति के बारे में आगे पूछ ले तो इंग्लैंड होगा। टेबल टेनिस एक समय में 2, यानी कि एक साथ 2 व्यक्ति भी खेल सकते हैं और एक साथ 4 व्यक्ति भी खेल सकते हैं। 2 तरह से इस खेल को खेल सकते हैं, है ना। खिलाड़ियों के बीच खेला जा सकता है। टेबल टेनिस को याद रखिएगा, इसको पिंग पोंग या फिर वीप हॉप के नाम से भी इसे टेनिस टेबल को जाना जाता है। यदि यहाँ पर पूछ ले कि टेबल टेनिस को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक महासंघ स्थापित हुआ था, आपका अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। सन आपको याद रखना है। साथ में अगले प्रश्न की हम बात करें तो नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित है। यह भी आपका 17 नवंबर को पूछा गया प्रश्न है। तो नारायण कार्तिकेय ऑटो रेसिंग खेल से संबंधित है। कौन से खेल से, ऑटो रेसिंग खेल से यह संबंधित है। और यह भारत के पहले ऑटो रेसिंग फार्मूला 1, है ना। ऑटो रेसिंग को क्या बोलते हैं, फार्मूला 1 भी कहा जाता है। इसके चालक थे। यहाँ पर यदि विकल्प में ऑटो रेसिंग था तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि ये नहीं होते हुए फार्मूला 1 होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होता, है ना। याद रखिएगा, यदि आपका 17 नवंबर को पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा विकल्प में क्या था, ऑटो रेसिंग था या फिर फार्मूला 1 था, है ना। उन्होंने साल 2005 में ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स से अपने फार्मूला 1 करियर की शुरुआत की। यहाँ पर सन याद रख लेगा कि भाई कब इन्होंने शुरुआत की थी फार्मूला 1 की, तो 2005 में शुरुआत की थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह। ये देखिए 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। रिपीटेड प्रश्न है ये आपका, शायद 17 तारीख को ये पूछा गया था आपका, 17 नवंबर को। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 10 से आप यदि
17 तारीख या फिर 16 तारीख का जो वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, या फिर इसमें हम आगे ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पर सारी जानकारी मैं दे ही दूंगा। वैसे तो 2 से 8 अक्टूबर भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। जितने भी इंपोर्टेंट सप्ताह है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऊपर भी मैं बता चुका हूं पहले भी, एक बार फिर बता देता हूं, रिवीजन आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के बारे में पूछे तो 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण जो दिवस है 22 मार्च को। जितने भी पर्यावरण दिवस है सारे के सारे रखे हैं ना, सभी को आपको याद कर लेना है। जैसा कि विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2 से 3 बार ये भी आपका पूछा गया है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मौसम और विज्ञान दिवस के बारे में पूछ ले भैया आपसे, 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 23 सितंबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर, है ना। यहाँ पर कुछ और यहाँ पर पर्यावरण दिवस है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। वन्य जीव सप्ताह जैसे कि यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं आपको 2 से 8 अक्टूबर। विश्व पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस के बारे में पूछे तो जो अक्टूबर का प्रथम सोमवार होता है उस दिन विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में पूछे तो 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में पूछे तो 22 मई। और तंबाकू मुक्ति दिवस के बारे में पूछे तो 31 मई को मनाया जाता है। साथ में यहाँ पर और दिवस है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। वन महोत्सव याद रखिएगा, जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है उस समय पे वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस के बारे में पूछ ले तो ये जल 10 जून को। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को। और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के बारे में पूछे तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। टोटल 38 दिवस मैंने यहाँ पर 1 जनवरी से आपका 30 दिसंबर तक जितने भी इंपोर्टेंट दिवस थे आपका पर्यावरण से संबंधित वो सारे के सारे रखे हैं। तो इन 38 दिवसों को याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, घाटियों की मिट्टी कैसी होती है? यदि आप हमारा वीडियो मिट्टी से संबंधित देखेंगे तो ये प्रश्न हमने करवाया था, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा। जितनी भी मिट्टी है, जो प्रश्न आया है उसकी सारी डिटेल दी है मिट्टी से। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जितने भी टॉपिक हमने बनाए हैं उनको देख लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आने वाले आपके एग्जाम में। तो घाटियों की जो मिट्टी होती है कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। और यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी तो आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी। कुल क्षेत्रफल जो भारत का है उसमें लगभग 43% हिस्से को कवर करती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना। और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उससे आपकी जलोढ़ मिट्टी बनती है। ये मुख्य रूप से आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सतलज नदियों की मैदान होते हैं या फिर जो घाटियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं। यदि यहाँ पर पूछे कि भाई कौन से मैदान में, तो उत्तरी मैदानों में या फिर उत्तरी घाटियों में ये पाई जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन जैसी फसलों को उगाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, और देखिए ये मैंने कल ही बताया था आपको, है ना, और आज ये प्रश्न पूछ लिया गया आपसे, भारत का पहला बांध कौन सा है? भारत का पहला बांध पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे पुराना बांध और पहला बांध, ये मैंने पहले या दूसरे नंबर पर रखा था आपका 10 से 17 तारीख का जो वीडियो बनाया था उसमें ना, याद रखिएगा, इसको मैं पहले बता चुका हूं। और जब मैंने बांध से संबंधित, नदियों से संबंधित वीडियो बनाया था, पठार से संबंधित एक ही वीडियो बनाया था और उसमें इसका जिक्र किया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि भारत का पहला बांध पूछ ले या फिर भारत का सबसे पुराना बांध पूछ ले, ये आपका कल्लनई है। सीधा सीधा परसों कल्लनई बांध के बारे में भी पूछा गया था कि भाई कल्लनई बांध कहां पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। और ये प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि भारत का पहला बांध कौन सा है, तो कल्लनई बांध है। कहां पर है? तमिलनाडु पर है, कावेरी नदी पर है, भारत का सबसे पुराना
और पहलावाद, है ना, याद रखिएगा। चीन में सबसे ज्यादा, ये मैं बता चुका हूं पहले, है ना, एक बार फिर बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चीन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बांध आपका चीन में है, उसके बाद में आपका अमेरिका में, है ना, ये आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पर आता भारत, चौथे पे जापान और पांचवें में ब्राजील, याद रखिएगा, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध पूछ ले, भारत का मैं बताऊंगा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा बांध होता है थ्री ग्रोसेर डैम, जो कि चीन के हुबई प्रांत में यागेत्सी जो नदी है इस पर ये बना हुआ है। थ्री गोर्जेस डैम, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कहां पर बना हुआ है? चीन पर, है ना, चीन में बना हुआ है, हुबई प्रांत में यागेत्सी नदी पर। और भारत और एशिया का एक ही सबसे बड़ा बांध है, भांगड़ा नागल बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ ले या फिर एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछ ले, भांगड़ा नागल बांध होगा, याद रखिएगा। भांगड़ा नागल बांध कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर स्थित है ना, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध पूछ ले भैया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध, और ये आपसे पूछा गया है ना, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पूछा गया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है ना, याद रखिएगा। एशिया का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले दूसरे नंबर पर तो टिहरी है, और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो वो भी कौन सा होगा? टिहरी बांध होगा। और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। साथ में भिलंगना दे दे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये बना हुआ है। यह सबसे ऊंचा बांध है, तो इसकी ऊंचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। कितनी? 261 मीटर। हमने यहाँ पर बड़ा देख लिया, लंबा देख लिया, सॉरी ऊंचा देख लिया। अब बात करते हैं लंबे की। तो देखिए हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कितनी? 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ ही सबसे लंबा बांध है भारत का हीराकुंड बांध, है ना। और ये कहां पर स्थित है, कौन सी नदी पर है? तो भारत में उड़ीसा के सबलपुर जिले के पास महानदी पर यह बना हुआ है। इसके निर्माण की बात करें, निर्माण हुआ था इसका 1948 में, और इसका दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, किस नाम से? ग्रेट एनीकट के नाम से, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी ने टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक बनाए? ये प्रश्न आपका 18 तारीख का है। 18 तारीख को ये पूछा गया था, 18 नवंबर को। ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी ने टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं? तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर देश के बारे में पूछा गया है, तो आपका क्या सही आंसर होगा? रिकी पोंटिंग, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इनके टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक है। कितने? 41 शतक इनके द्वारा लगाए गए हैं 287 मैच। यदि ये पूछ लिया जाता भैया कि विश्व में कौन है ऐसा खिलाड़ी जिसके टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक है, तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। आगे हम बात करेंगे। रिकी पोंटिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा टेस्ट इनके बने हैं 13,378, है ना। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज्यादा रन, है ना, इनका टेस्ट में। यदि विश्व में बात कर ले कि विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है, ये पूछा गया शतक का। शतक का प्रश्न था, 41 शतक इनके द्वारा लगाए गए थे ऑस्ट्रेलिया में। और यदि विश्व में पूछे तो आपके होंगे हमारे भगवान सचिन तेंदुलकर, है ना। क्रिकेट जगत के भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। इनके द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है विश्व में टेस्ट क्रिकेट में। कितने लगाए थे? 51, है ना। वो सबसे ज्यादा रन पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो वो भी आपके सचिन तेंदुलकर के हैं। चाहे वो टेस्ट में पूछ ले या फिर आपका जो वनडे है उसमें पूछ ले, दोनों में सबसे आगे होंगे सचिन तेंदुलकर जी। याद रखिएगा, टेस्ट में कितने शतक लगाए हैं इनके, इन्होंने 51 लगाए हैं। वनडे क्रिकेट के बारे में पूछे तो भैया विराट कोहली आगे निकल चुके हैं सचिन तेंदुलकर जी के, है ना। उन्होंने 49 लगाए थे, इन्होंने 50 ठोक दिए, यानी कि ज्यादा है। तो यदि वनडे क्रिकेट में पूछे, है ना, विश्व में, तो शतक लगाने वाले सूची में सबसे आगे कौन होंगे? आपके विराट कोहली होंगे, जिन्होंने 295 मैचों में 50 शतक दे डाले। दूसरे नंबर पर आपके कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर, 49 शतक इनके नाम है। तो याद रखिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सौर मंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया था, है ना। सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह, देखिए शुक्र से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई सा प्रश्न उठा के देख लीजिए, शुक्र से ही पूछे जा रहे हैं, है ना। इससे पहले प्रश्न जो पूछा गया था, आगे अब मैं बात करूंगा। जैसे कि यही पूछ लिया था भैया आपका कौन सा चंद्रमा नहीं है, किस ग्रह का कौन सा चंद्रमा या फिर कौन सा उपग्रह नहीं है, उसमें भी शुक्र था। तो सौर मंडल में सबसे धीमी गति का जो घूमने वाला ग्रह होगा वो कौन सा होगा? आपका शुक्र होगा, है ना। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया। तो बुध और शुक्र है, ये प्रश्न भी आपको हम पहले करवा चुके हैं। सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ पर देखिए ग्रह की बात हो रही है, कि सारे ग्रह हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, एक बार और करवा देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए आपका। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? आपका बृहस्पति होगा। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होगा।
है ना। पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध होगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण होगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछे, देखिए यहाँ पर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछ ले, सबसे अधिक चमकीला ग्रह पूछ ले, भोर का तारा पूछ ले, सांझ का तारा पूछ ले, पृथ्वी की बहन पूछ ले, सौंदर्य का देवता, सबसे गर्म ग्रह जो कि अभी हाल ही में पूछा गया सबसे गर्म ग्रह, ये सभी के सभी क्या होंगे आपके शुक्र ग्रह होंगे। साथ में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह भी कौन सा होगा, शुक्र होगा, है ना। तो जितने भी मैंने अभी आपको उपग्रह बताए हैं, जो ग्रह संबंधित प्रश्न बताए सभी के सभी शुक्र वाले होंगे। आगे हम बात करें, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका बृहस्पति और शनि है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह आपका बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह आपका मंगल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो आपका गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ ले तो वो डीमोस है। नीला ग्रह आपका पृथ्वी होगा। हरा ग्रह आपका वरुण होगा, है ना। ये सारे ग्रह के बारे में जानकारी थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वंशानुक्रम के जनक के बारे में पूछा गया था आपसे, शायद लास्ट प्रश्न है, हाँ बिल्कुल लास्ट प्रश्न है ना। जो प्रश्न आपके द्वारा बताए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा है, उन्हीं प्रश्न के बारे में आपको बताया है ना। यदि लगभग हम माने तो यहाँ पर 12 प्रश्न में लिखाया हूँ। यदि आप 15 प्रश्न बता देते तो 15 प्रश्न का बना लेते, 20 प्रश्न बता देते तो 20 प्रश्न का, 2 प्रश्न बता देते 2 का बना लेते, 4 का बता, जैसे कि इसके पहले हमने 4 प्रश्न का बनाया था मात्र। तो जो आपके द्वारा बताए गए हैं उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपकी एग्जाम 17-18 को थी, है ना, तो आप बता सकते हैं। नंबर हमने हर एनालिसिस में दिया है, उस नंबर पर आप हमें बता सकते हैं ना। वंशानुक्रम के जनक के बारे में पूछा गया था, कौन है भैया? ग्रेगर मेंडल को वंशानुक्रम और अनुवंशिकी के जनक माना जाता है। किसको? आपके ग्रेगर मेंडल को। ये आज पूछा गया प्रश्न है 18 तारीख को, है ना। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवंशिकी के कई नियम की खोज की थी। ये पूछ ले भाई इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न थे आपके 70 प्रश्न, यानी कि टोटल 70 प्रश्न देख लीजिएगा भैया। 10 से 18 तारीख तक हम अभी तक वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो हैं, इसको हम कॉमन वीडियो भी कभी कर देंगे। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, है ना। ये हम 1-2 दिन में करने वाले हैं, तो वो भी देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।